कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 17-18 अप्रैल को अपने चुनाव क्षेत्र अमेठी में थे। वहीं से उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देते हुए कहा था कि मोदी संसद आने में घबराते हैं। अगर संसद में 15 मिनट बोलने दिया जाए तो मोदी खड़े नहीं रह पाएंगे। राहुल गांधी की इस चुनौती को लोग भूलने लगे थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल की बात याद थी। उन्होंने आज कर्नाटक में उडुपी में लाखों की भीड़ के बीच राहुल को जवाब दिया। कर्नाटक की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी को चुनौती दी कि वो जिस भाषा में चाहे 15 मिनट बोलकर दिखा दे। मोदी ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष नामदार हैं, भला हम जैसे कामदारों की उनके सामने हैसियत क्या है कि किसी नामदार के सामने बैठकर दिखाए। उन्होंने राहुल गांधी को चैलेंज किया कि वो कर्नाटक आकर अपनी उपलब्धियां बताए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष अति उत्साह में कई बार मर्यादा तोड़ देते हैं। नीरव मोदी जी का मामला है, ललित मोदी जी का मामला है, विजय माल्या जी का मामला है, राफेल का मामला है। नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट में खड़े होने से घबराते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, 15 मिनट मेरी वहां पे स्पीच करा दो, 15 मिनट मेरी वहां पे मोदी जी के सामने स्पीच करा दो, 15 मिनट में राफेल की बात करूंगा, नीरव मोदी की बात करूंगा, मोदी जी वहां पे खड़े नहीं रह पाएंगे। हाल ही में मुझे एक चुनौती दी। उन्होंने कहा अगर मैं संसद में 15 मिनट बोलूंगा तो मोदी जी बैठ भी नहीं पाएंगे। वे 15 मिनट बोलेंगे, ये भी एक बहुत बड़ी बात है, और मैं बैठ नहीं पाऊंगा। ये सुनकर तो मुझे याद आता है, वाह क्या सीन है। हाथ में कागज लिए बिना कर्नाटक की आपकी सरकार की अचीवमेंट, सिद्धियां 15 मिनट कर्नाटक की जनता के सामने बोल दीजिए। अगर इतना कर लोगे तो कर्नाटक की जनता तय कर लेगी आपकी बात में दम कितना है, वो कर्नाटक की जनता तय कर लेगी। तो नए अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी ने चुनौती दी है राहुल गांधी को। क्या इस चुनौती को राहुल गांधी स्वीकारेंगे? इसी पर महाबहस करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ सैयद जफर इस्लाम साहब है जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, हमारे साथ आलोक शर्मा जी है जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, और हमारे साथ प्रदीप सिंह जी है जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। आलोक जी, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा, राहुल गांधी 15 मिनट बिना कागज देखकर चाहे जिस भाषा में चाहे बोल सकते हैं। क्या राहुल गांधी को ये चुनौती मंजूर है? देखिए, मैं समझता हूं सबसे पहले तो मोदी जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि अगर 15 मिनट ऐसा होता है तो कर्नाटक की जनता उनको पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी को जिता देगी। माननीय राहुल गांधी जी अभी पिछले दिनों भी 15 मिनट से ज्यादा भी बिना कागज के बोले हैं और आगे भी बोलते रहेंगे। तो मुझे पूरी तरह से उम्मीद हो गई है कि कर्नाटक। आलोक जी, मेरा सवाल दूसरा था। मेरा सवाल बड़ा सीधा था कि क्या राहुल गांधी चुनौती को स्वीकार करेंगे? आप मान रहे हैं कि वो चुनौती को स्वीकार करेंगे? देखिए, मैं समझता हूं उसमें, देखिए, चुनौती स्वीकार करने लायक ही नहीं है। वो ऑलरेडी बिना कागज के पहले भी बोलते रहे कर्नाटक में, पिछले दिनों भी, और आगे भी बोलेंगे। देश का प्रधानमंत्री अगर इतनी हल्की चुनौती देता है तो मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री महोदय को स्वयं सोचना चाहिए वो क्या बोल रहे हैं। आज अगर हल्की दे रहे हैं तो आप उसको भारी बना दीजिए ना आलोक जी। अगर वो हल्की दे रहे हैं तो आप उसको भारी बना दीजिए। राहुल गांधी को कहे कि जवाब दे दे। अब आप ये प्रूव कर रहे हैं कि राहुल गांधी 15 मिनट और भारी बनाना, 15 मिनट भाषण दे सकते हैं राहुल गांधी की, 15 मिनट बोलेंगे और मोदी जी खड़े नहीं रह पाएंगे। ये चुनौती है। देखिए दीपक जी, बिल्कुल पूरी तरह से चुनौती है कि मोदी साहब येदियुरप्पा को एक साइड में बैठाते हैं, रेड्डी बंधुओं को एक साइड में बैठाते हैं। हम चुनौती दे रहे हैं कि भाई आपके भ्रष्टाचार की लड़ाई कहां पर है, आपका लोकपाल कहां पर है, पीयूष गोयल के ऊपर आप चुप क्यों हैं, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के ऊपर आपने कभी आज तक एक शब्द क्यों नहीं बोला, राफेल में जो साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से कीमतें बढ़ाई गई, HAL से लिया गया, उसके अंदर बहुत बड़ा घोटाला हुआ है,
वो पूरी तरह से स्पष्ट दिखाई रहा है। मोदी जी स्पष्ट कर दे, राहुल गांधी ये सब बातें बोल देना, कर्नाटक में बोल दे, उसमें से लगभग 20 कैंडिडेट ऐसे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि राहुल गांधी ये सब चीजें बोल दे, कर्नाटक में बोल दे, और बोले मैं 15 मिनट मेरा जवाब प्रधानमंत्री को है। दीपक जी सारी चीजें पूरी तरह से राहुल गांधी कर्नाटक में बोल रहे हैं, और ये सारी चीजें कर्नाटक की जनता के लिए हैं। देश के प्रधानमंत्री जो लंबी लंबी छोड़ते हैं, जो झूठ बोलते हैं आए दिन, उनके लिए हमें चिंता की आवश्यकता नहीं है। मेन चिंता का विषय कर्नाटक की जनता है। और माननीय राहुल गांधी जी 15 नहीं, 20 मिनट नहीं, 25 नहीं, 30 नहीं, और भी ज्यादा बोलेंगे। आज हम मोदी साहब से पूछना चाहते हैं, आपकी 4 साल से केंद्र में सरकार है, आपने कोई ऐसा उद्योग लगाया कर्नाटक के आगे भी बढ़ा देते सरकार की तरफ से जिसमें थोड़ा 30 से आगे भी बढ़ा देते? नहीं, बिल्कुल उसके आगे भी। मैं सब देखिए दीपक जी, केवल मिनटों पे भाषण नहीं होता है, मिनटों के भाषण मोदी जी के होते हैं, क्योंकि वो मन की बात करते हैं, काम की बात नहीं करते हैं। वो कामगार खासगार की बात करते हैं, ईमानदारी की बात नहीं करते हैं। मुझे लगता है मिनटों की आवश्यकता नहीं होती है, कम शब्दों में बड़ी बातें कही जा सकती हैं। और मोदी साहब 4 साल से बोल रहे हैं, आज तक एक बार भी काम की बात नहीं की, तो क्या मिनटों को गिना जाएगा कौन कितने मिनट बोला है? अगर उसमें होगा तो मोदी जी का नाम स्वर्ण अक्षर में लिखा जाना चाहिए, लेकिन आज तक काम की बात नहीं की है। आज मुद्दे की बात केवल यह है कि मोदी साहब आप बताइए, भ्रष्टाचार पर आपका क्या स्टैंड है? येदियुरप्पा पर क्या स्टैंड है, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के 15 केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है? आपके तमाम मंत्री जिनको टिकट दिया, पहले मंत्री रहे, उनके ऊपर क्या स्टैंड है? बिल्कुल आलोक जी साहब, आप थोड़ा वाणी को विराम दीजिए। इतना नीचे मत गिराइए कि आप देश के प्रधानमंत्री ही ना लगे। ठीक है, अरे जफर इस्लाम साहब, अगर राहुल गांधी 15 मिनट पार्लियामेंट में बोलना चाहते हैं तो एक स्पेशल पार्लियामेंट का सेशन बुलाया जाए, सरकार के हाथ में है, और 15 मिनट दिए जाए राहुल गांधी को। बीजेपी ऐसी चुनौती स्वीकार क्यों नहीं करती है? देखिए आलोक जी, थोड़ा ट्रेनिंग दे दीजिए। जिस तरह से अभी आप बोल रहे थे, शायद थोड़ी सी ट्रेनिंग की जरूरत है आपके लीडर को, इसलिए कि इस तरह से वो नहीं बोल पाएंगे बिना नीचे आंख देखे और पेपर देखे हुए। तो मैं आलोक जी इनका जवाब देता। अभी इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के भाषण को स्वर्ण अक्षरों में लिखना चाहिए। जाहिर है उनके हर भाषण को लोग मुस्तैदी से सुनते हैं, समझते हैं और उस पर अमल भी करते हैं। लेकिन राहुल गांधी का एक मजाक हो गया है। राहुल गांधी पेपर में लिख के आते हैं, अगर आलू की फैक्ट्री राहुल गांधी कह सकते हैं, इसलिए कि वो लिखी हुई चीज को अगर कहीं से आंखों से चूक हो गया तो वो फैक्ट्री आलू की फैक्ट्री बोल देते हैं। देखिए आज हकीकत यह है कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने सोचा है कि सिर्फ मोदी जी पे अटैक करो। जितना मोदी जी पे अटैक करेंगे, जितना गलत क्रिटिसाइज करेंगे, जितना झूठ बोलेंगे, उतना फायदा मोदी जी को ही होगा, भारतीय जनता पार्टी का। आप देख लीजिए पिछले 1 साल से मैं बोल रहा हूं, 4 साल से देखिए कि किस पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है। अगर एक पार्टी जिसका जनाधार बढ़ रहा है और एक पार्टी जिसका जनाधार बिल्कुल नीचे जा रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी जिसका बढ़ रहा है और कांग्रेस जिसका जनाधार कम हो रहा है। ऐसे में वो चाहे कुछ भी बोले, 30 मिनट बोल जाए, 300 मिनट बोले, लोगों का विश्वास उन पर खत्म हो गया है। उनकी बकवास सुनने के लिए लोगों का विश्वास खत्म हो गया। और इसलिए चाहे कुछ भी हो, वहां की जनता ने मन बना के रखा है कि राहुल गांधी जिस तरह की भाषण देते हैं, जिसमें सच्चाई कम, एलिगेशन ज्यादा, जिसमें तथ्य कम, झूठ ज्यादा, ऐसे में प्रधानमंत्री ने सही कहा कि 15 मिनट आके आप बिना पेपर देके बोल दो, अपनी अचीवमेंट बता दो। अचीवमेंट नहीं बता पाएंगे, इसलिए कोई अचीवमेंट ही नहीं है। वो झूठ बोल सकते हैं, वो भी पेपर देख के। सोचिए आप, ऐसे तो लीडर है उनके। ऐसे में हम अगर चुनौती उनको एक्सेप्ट करना है तो बोल के दिखाए, अपने कुछ प्रवक्ताओं से सीखे और बोले। ठीक है आलोक जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, और सभी लोग ये कहते हैं देश के कि राहुल गांधी लीडर नहीं रीडर है, वो सिर्फ रीडर हैं। देखिए मैं समझता हूं दीपक जी, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कुछ भाजपा प्रायोजित लोग करते हैं, केवल इसके अलावा कहीं नहीं है। अभी गुजरात में किस तरह से भाजपा को पसीने छुड़वाए थे राहुल जी ने, वो पूरे देश ने देखा था। राहुल जी जिस समय जनरल सेक्रेटरी बने, उसके बाद से जब तक वो हमारी सरकार रही 2014 तक, और उसके बाद तक 17 राज्यों में सरकार उन्हीं के नेतृत्व में। मुद्दा आज का यह है कि आप मुद्दे को मत बताइए, कौन रीडर है,
अरे भाई कौन लीडर है, कौन लीडर है, ये देश की जनता तय करेगी। हमें केवल ये बता दीजिए मोदी साहब, आपकी अर्थनीति में क्या क्या अचीवमेंट है, आप जरा बता दीजिए। आपकी विदेश नीति में क्या आपकी अचीवमेंट है, जरा बता दीजिए। मोदी साहब भाषण तो बहुत लंबे, जफर भाई आप इतना बौखला क्यों रहे हैं? आपके लंबे लंबे भाषण देने वाले लीडर हैं। अरे भाई सुनिए ना, अरे भाई आपके पास तो मोदी जी है, अरे आपके पास तो मोदी जी है ना, मोदी जी तो इतने लंबे लंबे भाषण देते हैं, सुन लीजिए दूसरों को ना। इतनी शांति रखिए, इतनी शांति, इतनी शांति तो रखिएगा आप, इतनी हिम्मत तो रखिए कि आलोक शर्मा को सुन ले। आप सवाल कर रहा, आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि आप आलोक शर्मा को सुन ले। राहुल गांधी को कहां से सुनेंगे? आप मुद्दे की बात यह है, बहुत महंगाई अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आज तक आपने कर्नाटक में क्या किया तो आप नहीं बताना चाहते हैं। कर्नाटक में आपने सिर्फ बता दीजिए 10% कमीशन जहां मिला उस काम को करने की कोशिश की। अरे सुन तो लीजिए, स्कीम के बारे में बताते हैं, बौखला क्यों है? स्कीम में 90% सेंटर का। अरे भाई सुन तो लीजिए, आप इतने बौखला क्यों है? 27 कॉन्स्टिट्यूएंसी है बेंगलोर की। जफर भाई मेरे 2 सवालों का जवाब दे दीजिए। आप देखिए अच्छा जफर भाई वो 2 सवाल पूछना चाहते हैं। जफर भाई वो 2 सवाल पूछना चाहते हैं। केवल जफर भाई वो 2 सवाल पूछना चाहते हैं। जवाब सवाल पूछिए आलोक शर्मा। मुझे केवल ये बता दीजिए, येदियुरप्पा के ऊपर जो मोदी जी के साथ स्टेज पर खड़े होकर मंच साझा करते हैं, क्या उनके ऊपर 15 केस करप्शन के सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? पहला सवाल का जवाब। दूसरा सवाल का जवाब, क्या राफेल डील, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, पीयूष गोयल, जय शाह, इन पर मोदी जी कभी कुछ बोलेंगे या चुप ही रहेंगे? केवल 2 सवालों का जवाब दे दीजिए। जवाब दे दूं सुन लीजिए, आप सुप्रीम कोर्ट में करप्शन के चार्जेस के बारे में कह रहे हैं। देखिए आपके लीडर राहुल गांधी बेल पे है। किस कारण से बेल पे है ये आपको याद है कि नहीं? पेंडिंग है कि नहीं? नहीं बेल पे। और मुझे केवल ये बता दीजिए, क्या वो जेल में येदियुरप्पा जी गए थे कि नहीं गए थे? उनको फिर भी अभी कन्विक्टेड आपके पास कोई उत्तर नहीं, आप उत्तर नहीं दे सकते। नहीं आपका सीएम कैंडिडेट ऐसा है जिसके ऊपर हजारों करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप लगे, वो सीएम कैंडिडेट। और जिसपे 30 कैंडिडेट ऐसे हैं आपके जिनको ऊपर करप्शन के और बाकी चार्जेस लग रहे हैं। उसके बेसिस पे आप मुझे केवल बता दीजिए, क्या मोदी जी कभी बोलेंगे? अरे जवाब सुन लीजिए, आलोक शर्मा जी जवाब सुन लीजिए, आलोक जी जवाब सुन लीजिए। आप सत्ता के पीछे छिपेंगे, हम सत्य के साथ खड़े रहेंगे। अरे हम तो आप खड़े रहिए। मोदी जी को महात्मा गांधी का पूरा नाम पता है कि नहीं? जरा बता दीजिए। जिस तरह से बैठे थे वहां खड़ा, क्या मोदी जी को ये पता है हिंदुस्तान में कितने वोटर हैं? जनता में ये ताकत है। और आपको ये बताना, मुझे बताइए, मोदी जी को महात्मा गांधी जी का पूरा नाम पता है कि नहीं पता? आप बताइए ना, बताइए। मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ, मोदी जी को कौन सा विश्वविद्यालय कहां पर है पता है कि नहीं पता? आपने कर्नाटक में क्या किया है? तक्षशिला नागार्जुन विश्वविद्यालय कहां पर रहे, मोदी जी को पता है कि नहीं पता? इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म ही कर दिया। हिंदुस्तान में कितने वोटर हैं टोटल, मोदी जी को पता है कि नहीं पता? आप बेंगलोर का इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म कर दिया। बता दीजिए ना यार, एक सवाल का जवाब तो दे दीजिए। आपके पास एक सवाल का जवाब नहीं। मुझे केवल ये बताइए, आपने क्या किया? येदियुरप्पा के ऊपर 15 केस करप्शन के सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है कि नहीं? आलोक जी मैं उनसे भी सवाल पूछूंगा येदियुरप्पा से। मैं आपसे पूछूंगा सैयद जफर इस्लाम जी येदियुरप्पा पे सवाल, लेकिन एक सवाल ये भी है कि राहुल गांधी भी बेल पर है या नहीं, ये बताइए आप। मैं तो वही पूछ रहा हूं, कह दो भाई कि वो अभी थोड़ा नहीं। मैं समझता हूं कि किसी भी केस को रजिस्टर हो जाना और पहली डेट पर बेल मिल जाना ये कानून का सम्मान है। कानून का सम्मान करना हिंदुस्तान के हर नागरिक का फर्ज है। लेकिन मुझे केवल ये बताइए कि जेल कौन गया था? क्या येदियुरप्पा जेल गए थे कि नहीं गए थे करप्शन? धोखा है। क्या न्यायालय ने उनको जेल भेजा था कि नहीं भेजा था? धोखा क्या? मुझे ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट में 15 करप्शन के केसेस हैं कि नहीं? जफर इस्लाम जी आपसे मेरा सवाल, जफर इस्लाम जी एक मिनट मेरा आपसे सवाल। ये वही येदियुरप्पा है जिनको बीजेपी ने पार्टी से निकाला था भ्रष्टाचार के कारण। अब आपने कैसे उनकी वापसी कराई है? देखिए
दीपक जी, मैं आपके सवालों का जवाब देते हुए मैं एक और बात कहता हूं। मैंने जब पूछा इनसे कि बताइए भाई कि आपने क्या काम किया है कर्नाटका में, अन्य भाग स्कीम के बारे में बताते हैं, वो 90% कंट्रीब्यूशन सेंटर का है। ये जो 10% वाली सरकार जो है, 27 कॉन्स्टिट्यूएंसी है बेंगलोर में, 27 के 27 कॉन्स्टिट्यूएंसी तराई किसी एक सवाल का जवाब भाजपा के प्रवक्ता के 10% का पैसा नहीं मिला, कभी नहीं सवालों का जवाब है ना आपके सवालों का जवाब। जहां तक आपका सवाल है, आपके सवाल है उसका जवाब देते हो। मैं तो आपसे सवाल जवाब जो आदमी काम करते हैं और मोदी की सरकार और पर्सपेक्टिव में आता हूँ, मैं और पर्सपेक्टिव में आता हूँ। आपने इन पे करप्शन का एलिगेशन लगाया, इन्होंने आप पर करप्शन का एलिगेशन लगाया। मैं 5 चीजें पूछ रहा हूं आपसे आलोक शर्मा जी, 5 चीजें जो सिद्धारमैया सरकार ने करी हो, आप बता दीजिए मुझे 5 चीजें बता दीजिए कि क्या हो रहा है बेंगलोर पर। सबसे पहला किसानों के लिए माइक्रो इरिगेशन और ई मार्केटिंग। अरे मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए ना भाई। अब जफर भाई बोलने दीजिए, जफर भाई बोलने दीजिए, फिर प्रदीप सिंह जी बात जाना है तो क्या करें। सबसे पहले एग्रीकल्चर के लिए, माइक्रो इरिगेशन के लिए कृष्ण बैरागौड़ा जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं वहां के, उनके नेतृत्व में जिस तरह का माइक्रो इरिगेशन का प्रोजेक्ट हुआ, एग्रीकल्चर के अंदर एक अभूतपूर्व वहां पर विकास दर आई। इतने सारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज सबसे अच्छा अगर कहीं कॉल बोर्ड है तो वो पूरी तरह से कहां पर है, कर्नाटक के अंदर। तीसरा, अरे सर सुन लीजिए ना, दीपक जी तो उत्तर भी नहीं सुनना चाहते, इनके पास अपने कुछ है नहीं, दूसरे को सुनना नहीं। सिलसिलेवार जवाब दे दीजिएगा। सर आलोक जी बोलिए। सर सुन लीजिए ना, 2 चीजें बोल दी आपने। उसके बाद 17 कोल्ड स्टोरेज का निर्माण राज्य की सरकार ने किया है। राज्य की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने अगर एक भी किया हो तो जरा यहां पर जफर भाई बताएंगे जरूर मेरे बात। उसके बाद जितने भी आईटी सेक्टर बोलते हैं, जितने भी वहां पर इंडस्ट्रीज आई हैं, आईटी सेक्टर के 5 साल में मात्र 17 कोल्ड स्टोरेज, क्या आप इसको उपलब्धि मानते हैं कि 5 साल में आपकी सरकार ने 5 साल में मैं कह रहा हूं सर, अरे सर सुन लीजिए, सर सुन लीजिए, सर सुन लीजिए। अरे एक राज्य की सरकार ने बनाए हैं, केंद्र की सरकार ने पिछले 4 साल में पूरे हिंदुस्तान में एक भी कोल्ड स्टोरेज नहीं बनाया है। अगर बनाया है तो अभी बताएं, प्रदीप जी भी बताएं, प्रदीप जी भी बताएं और जफर इस्लाम भी बताएं। हिंदुस्तान की सरकार ने अगर एक कोई सॉल्ट बनाया हो और हिंदुस्तान की सरकार ने कोई एक कोल्ड स्टोरेज बनाया हो तो अभी बताएं। बताइए कहां पर बना है। मैं दिल्ली में बैठा हूं, हरियाणा, राजस्थान, एक नाम बता दीजिए मुझे। अरे सुन तो लो, बताइए ना, प्रदीप से भी बताएं। और बीजेपी की कोई राज्य सरकार हो जिसमें 17 कोल्ड स्टोरेज राज्य के अंदर आपकी ये उपलब्धियां है, ये उपलब्धियां 5 साल अचीवमेंट सुनने की हिम्मत नहीं है इनके अंदर। अन्य भाग स्कीम कर्नाटक के अंदर हार रहे हैं, तो कर्नाटक हाथ से निकल गया है, इसीलिए बिहार से भी बुरा हाल होगा कर्नाटक में लोगों का। इसलिए बौखलाहट मोदी जी इस तरह के वहां पर बनाया। आप जैसे लोग जो ये भी नहीं गिनवा सकते हैं कि क्या वहां की, अरे सारे भ्रष्टाचारियों। अच्छा एक मिनट, मोदी जी वहां आरोप प्रत्यारोप हो गए। प्रदीप सिंह जी से बात करते हैं। प्रदीप सिंह जी मुझे बताइए, ये दोनों का जो संवाद है, क्या राहुल गांधी को बोलने का मौका संसद में देना चाहिए, और अगर संसद में मौका नहीं मिला है राहुल गांधी को तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए, पहली बात तो यह है कि संसद में बोलने से उनको किसी ने रोका नहीं। इससे पहले भी वो एक बार कह चुके हैं कि मैं संसद में बोलूंगा तो भूकंप आ जाएगा। उसके बाद वो बोले थे, कोई भूकंप तो नहीं आया, न राजनीतिक भूकंप और न और किसी तरह का। दूसरी बात देखिए, जो उन्होंने चुनौती दी कि 15 मिनट, आप वो कहते हैं कि 15 मिनट बोलेंगे हम सरकार को एक्सपोज कर देंगे, एक बात समझ में आती है, लेकिन ये कहना कि हम 15 मिनट बोलेंगे और प्रधानमंत्री खड़े नहीं रह पाएंगे, ये थोड़ा बचकाना बयान लगता है। उसको दोहराना और बड़ी गलती थी। तो उन्होंने एक तरह से इनवाइट किया कि प्रधानमंत्री उसका जवाब दें, और आज प्रधानमंत्री ने उसका जवाब दिया है। दूसरी बात, संसद नहीं चलने के लिए सभी राजनीतिक दल दोषी हैं। कोई
ये सही है कि संवैधानिक जो व्यवस्था है उसमें सरकार की जिम्मेदारी है संसद सुचारू रूप से चले, लेकिन विपक्ष की जिम्मेदारी भी है कि वो इसमें सहयोग करे। ये ऐसा नहीं हो सकता कि सरकारी दल संसद चलाना चाहे और विपक्ष तुला हुआ हो कि संसद नहीं चलने देंगे। अगर राहुल गांधी ये शिकायत इस स्थिति के बाद करते कि ये जो हंगामा हुआ संसद में उसमें कांग्रेस पार्टी का कोई सदस्य शामिल नहीं हुआ, तो उनकी शिकायत जायज होती कि उनकी पार्टी चुपचाप बैठी थी, बाकी दलों ने संसद नहीं चलने दी, इसलिए उनको बोलने का मौका नहीं मिला। तो उनको बोलने से किसी ने रोका नहीं। आप उनका पिछले 14 साल का जो है संसदीय इतिहास उनका उठाकर देख लीजिए, वो कितनी बार किन विषयों पर किस तरह का भाषण दिया है, आपको स्पष्ट हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि वो जो संसद में 15 मिनट बोलना चाहते हैं उसको बाहर बोलने से कौन रोक रहा है? जो भी बातें वो कहना चाहते हैं, क्या वो ऐसी कोई बात या आरोप लगाना चाहते हैं जिस पर उनको डर है कि इसके खिलाफ मुकदमा हो सकता है, मानहानि का केस हो सकता है, इसलिए संसद की इम्यूनिटी चाहते हैं? अन्यथा जो बात संसद में कहना चाहते हैं उसके लिए अभी तक क्यों रुके हैं? संसद के बाहर भी बोल सकते हैं। और चुनाव से बढ़िया मौका क्या हो सकता है अपने विपक्षी पर हमला करने का? बिल्कुल ठीक। तो देखिए, जनतंत्र में बात इसकी कौन सही है कौन गलत है ये एक मुद्दा है, लेकिन किसकी बात पर लोग भरोसा करते हैं उसके आधार पर वोट पड़ता है। तो वोट से मालूम हो जाएगा कि कर्नाटक में लोगों ने राहुल गांधी की बात पर भरोसा किया या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात। ठीक है, वोट से पता चलेगा। लेकिन आलोक शर्मा जी, मैं आऊंगा ब्रेक के बाद, फिलहाल एक ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद में जब आऊंगा तो हम राहुल गांधी के संसदीय इतिहास उसको भी टटोलेंगे, क्योंकि इतिहास से ही क्रेडिबिलिटी बनती है। क्या राहुल गांधी एक क्रेडिबल पार्लियामेंटेरियन है? ब्रेक। महाबहस में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री की चुनौती को स्वीकार करेंगे। प्रधानमंत्री ने उनसे कहा है 15 मिनट बोलिए, जिस भाषा में चाहते हैं उस भाषा के अंदर बोलिए, लेकिन बिना देखे बोलिए, यानी बिना पढ़े बोलिए, बिना रिटन स्क्रिप्ट के पढ़िए। आलोक शर्मा जी और सैयद जफर इस्लाम और प्रदीप सिंह जी हमारे साथ हैं। आलोक जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि राहुल गांधी का 14 साल का संसदीय इतिहास, कि मैं आपसे जानना चाहता हूं कि राहुल गांधी का 14 साल का संसदीय इतिहास, 14 साल के संसदीय इतिहास में कुछ नहीं है। उनका न तो कोई आज तक रिमार्केबल स्पीच है, न उन्होंने कोई ऐसा सवाल पूछा है जो थॉट प्रोवोकिंग हो, न उन्होंने कोई ऐसा मुद्दा उठाया है। सिर्फ उन्होंने एक अध्यादेश को फाड़ा था, उसी से याद किए जाते राहुल गांधी, संसद में एक भी भाषण के लिए नहीं। मैं समझता हूं ये किसी का भी नजरिया हो सकता है देखने का, किसी की भी मानसिक सोच हो सकती है कि वो किस तरह से किसी पार्लियामेंट के बैठे हुए व्यक्ति को किस तरह से आंकते हैं। मैं समझता हूं कि उन्होंने तमाम ऐसे मुद्दे उठाए हैं संसद के अंदर जिन मुद्दों से पूरी तरह से जनता लैंड एक्विजिशन बिल का जो भाषण था, शायद आपको दीपक जी, शायद आपको, अरे भाई सुन लीजिए ना जरा, अरे साहब सुन लीजिए ना। बीजेपी में हिम्मत ही नहीं है कि हमारी सुन ले बीजेपी। आप क्या लैंड एक्विजिशन बिल पर जब लगातार ऑर्डिनेंस आया तो राहुल गांधी जी का जो लैंड एक्विजिशन बिल था कि किस तरह से किसानों को लूटा जाए, बीजेपी की सरकार ने जो तैयारी की थी उसको रोकने का काम किसने किया था? दीपक जी, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या वो नहीं किया था? अब मुद्दे की बात पर आ जाते हैं कि आज मोदी जी जो बार बार नहीं आप मोदी जी केवल वादे देते हैं और लैंड एक्विजिशन बिल को उन्होंने रोका था, मैंने माना। लैंड एक्विजिशन बिल को उन्होंने रोका था, मैंने माना, लेकिन कौन सा उनका ऐसा रिमार्केबल स्पीच है जो उन्होंने लैंड एक्विजिशन पे दिया है, चाहे संसद में चाहे संसद के बाहर? स्पीच नहीं, उनका स्लीप वो अलग अलग तरीके से सोए पाए जाते हैं। थोड़ा शांत धैर्य से सुने। एक एग्जाम्पल सुन लीजिए। आज की डिबेट जबकि उस विषय पर नहीं थी, लेकिन मेरे लीडर है, मैं फिर उत्तर दूंगा। आज मुद्दे की बात यह है कि क्या पार्लियामेंट में लच्छेदार भाषण दे देना अच्छा पार्लियामेंटेरियन बनने के लिए केवल काफी है? मोदी जी ने पहले भाषण में कहा कि मैं आऊंगा 1 साल के अंदर सबको जेल में पहुंचा दूंगा,
4 साल हो गए, कितने लोगों को पार्लियामेंटेरियन वालों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई और कितने लोगों को आपने जेल में पहुंचाया। केवल लच्छेदार भाषा लंबे लंबे देने से अगर कोई लीडर अच्छा बनता हो तो उसकी आयु बहुत कम होती है लीडरशिप की। मैं समझता हूं कि उन्होंने तमाम ऐसे मुद्दे उठाए जिनका रेलेवेंस था। आज मुझे केवल यह बता दीजिए, अगर संसद नहीं चल रही तो आज सुषमा स्वराज जी और अरुण जेटली जी का बयान मुझे याद आता है, दोनों का ऑन रिकॉर्ड बयान है कि पार्लियामेंट को चलाने का काम पूरी तरह से सत्ताधारी दल का है। आलोक जी, फिर भी हमने चाहे वो जीएसटी का बिल हो वो पास कराया, चाहे इंश्योरेंस बिल हो वो पास कराया, चाहे एफडीआई का बिल हो वो पास कराया। हमने कभी भी उस बिल को नहीं रोका जो जनता के हित का जवाब देने के लिए लेकिन आपने बहस नहीं होने दी। नहीं है। और उसका कारण क्या था कि अविश्वास प्रस्ताव पार्लियामेंट के अंदर पेंडिंग था। मोदी जी नहीं चाहते थे कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो। आज का विषय पूरी तरह से कर्नाटक का है। मैं केवल ये जानना चाहता हूँ कर्नाटक में जफर भाई मैं आपके पास आऊंगा। एक अचीवमेंट केंद्र सरकार की ऐसी बता दें कि साहब वहां पर मैं पूरी तरह से जफर भाई का सम्मान करते हुए पूछना चाहूंगा कि मोदी साहब ने कहा सॉइल टेस्टिंग लैब केंद्र किसानों के लिए बनाऊंगा, इन्होंने कहा कोल्ड स्टोरेज बनाऊंगा, इन्होंने कहा मैं पूरी तरह से उद्योग लगाऊंगा। एक कोल्ड स्टोरेज बनाया हो कर्नाटक में, उसका नाम बता दें। एक कहीं पर सॉइल टेस्टिंग लैब केंद्र सरकार ने बनाई हो, उसका नाम बता दें। एक उद्योग बनाया हो मोदी जी ने जिसमें 100 आदमी काम करते हो पूरे कर्नाटक में, उसका नाम बता दें। एक हॉस्पिटल का नाम बता दें जिसमें 50 बेड का केंद्र सरकार ने बनाया हो। हम आगे बढ़ जाएंगे डिबेट में। आप सुन लीजिए, इधर उधर मत घुमाइए। सुन लीजिए, अब सुन लीजिए। अरे सुनिए तो सही। आप ये बताइए, मैं सबसे पहला सवाल तो आपसे कह रहा हूं, हमारे जो सेंटर को जो करना है, सेंटर ने रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, बताने का नहीं, प्रश्न को उत्तर देने का समय आ गया है। 4 साल हो गए मोदी जी को भाषण देते हुए। आपको मालूम होना चाहिए कोल्ड स्टोरेज केवल ये बता दीजिए जो आपने मोदी जी ने कितनी बार 4 साल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? ना तो कोई बैकवर्ड इंटीग्रेशन का काम किया, ना फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का। सुन लीजिए दूसरी बात, दूसरी बात एक और सुन लीजिए। नहीं, आज हमने पूरे हर गांव तक बिजली पहुंचाई। आप लोग इस बनाने का काम देखा है, उसका आपको फायदा। लेकिन आप ये बताइए, मैं तो पूछ रहा हूं आपसे छोटा सवाल, अभी एक सवाल का जवाब दे दो ना भाई। मैं कह रहा हूं कि बेंगलोर में उतरने के बाद एक जगह से दूसरी जगह जाने में घंटों लगते हैं। अरे ये बता तो दो कि आखिर क्या हुआ? 10% कमीशन नहीं मिला तो बेंगलोर के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठप कर दिया आपने। जवाब नहीं 10% कमीशन नहीं तो बेंगलोर के इंफ्रास्ट्रक्चर ठप हो जाएगा। ये बताइए, आपने कुछ किया नहीं उसके बाद? भ्रष्टाचार वहां की जनता आपको 27 कॉन्स्टिट्यूंसी में आप हारेंगे। 27 के 27 कॉन्स्टिट्यूंसी में आप हारेंगे। इसलिए हार रहे हैं आप। कर्नाटक में बात स्वीकार कर ली आपने, आज मोदी जी ने भी स्वीकार कर ली। लेकिन इतना बौखलाइए मत भाई, अभी तो 1 साल झेलना है आप लोगों को भाई। बौखलाइए मत। अभी कर्नाटक हार रहे हैं, एक किला जो बचा है ना गुजरात के अलावा एक राज्य में रिपीट नहीं हुई है सरकार होने वाला है। जहां पर राज्य में आपकी सरकार हो वो मैं 1 मिनट रोकूंगा, दोनों को रोकूंगा। हम फिर डिबेट का पर्सपेक्टिव छोड़ रहे हैं, छोड़ रहे हैं। उनका कहना है कि ये विषय नहीं है कि राहुल ने संसद में क्या कहा क्या नहीं कहा। मैं समझ पाया हूं जो आलोक जी की बात, उसके हिसाब से विषय कर्नाटक है पूरी तरह। ठीक है, कर्नाटक है, लेकिन संसद में राहुल का रिकॉर्ड भी अपने आप में कुछ कहता है उनके संसदीय इतिहास के बारे में या नहीं, और क्यों वो संसद में ही बोलना चाहते हैं, मैं ये समझना चाहता हूँ। देखिए, एक तो उनका जो एक पार्लियामेंट्रेरियन के रूप में रिकॉर्ड होना चाहिए था। मैं एक मिनट प्रदीप सिंह जी से पूछता हूँ। 14 साल किसी को भी सीखने के लिए बहुत होते हैं। आपको याद होगा शुरुआती दिनों में इंदिरा जी बहुत अच्छा नहीं बोलती थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने को इम्प्रोवाइज किया और बहुत अच्छा भाषण देने लगी। अब आलोक जी कह रहे हैं जो अच्छा भाषण देते हैं उनका जीवन, राजनीतिक जीवन बहुत लंबा नहीं होता। नेहरू जी का कौन सानी है भाषण देने के मामले में? डॉक्टर लोहिया की बात कर लीजिए, मधु दंडवते की बात कीजिए। नहीं, मैंने कहा केवल जो भाषण पर आधारित हो। प्रदीप जी मेरे शब्दों को समझिए। प्रदीप जी आप बड़े वरिष्ठ सम्मानित पत्रकार हैं। मैंने कहा मैंने मान लिया देश नहीं चलता। मान लिया। मोदी जी का तो कहना भाषण ही मेरा प्रशासन है। हमने आपकी बात प्रशासन भी कहीं होना चाहिए, भाषण से ही सब कुछ थोड़ी चलेगा। हमने मान लिया, लेकिन एक राष्ट्रीय पार्टी जो सबसे पुरानी सबसे बड़ी पार्टी थी, उसका अध्यक्ष अगर
संसद में इंटरवीन नहीं करता बहस में, अपना कोई योगदान नहीं देता, तो ये पार्टी बहस करने के लिए थोड़ी अकल की जरूरत है। ऐसी क्या बात थोड़े है नॉलेज की जो जरूरत है, संसद में ही बोलेंगे, थोड़ा संसद ज्ञान के की बाहर नहीं जरूरत है। बोलेंगे। प्रदीप जी के आप लेकिन वो ज्ञान ही नहीं, विनम्रता खाली से बयानी आपके है। वक्तव्य को ठुकराना चाहूंगा, मैं उसको नकारना चाहूंगा। उनका बहुत बढ़िया अपना कंट्रीब्यूशन रहा है अपोजिशन के विपक्षी नेता के तौर पर। उन्होंने पूरी तरह से तमाम लोगों को क्या महंगाई को नहीं उठाया, क्या वो अपने एक्सपीरियंस संसद से लेकर इंडिया गेट तक महिलाओं के ऊपर और बच्चियों के ऊपर जो लगातार आरोप, रेप के आरोप बीजेपी के लोगों पर लग रहे हैं, क्या उस मुद्दे को नहीं उठाया उन्होंने? क्या पूरी तरह से राफेल के मुद्दे को नहीं उठाया? क्या पूरी तरह से नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के मुद्दे को नहीं उठाया? बात नहीं हो क्या रही, पूरी तरह से तमाम घोटालों को नहीं उठाया उन्होंने? सवाल मैं ये समझता है हूं कि पूरी तरह से प्रभावी उठाया, भाषण, लेकिन कुछ लोगों का नजरिया शायद ऐसा है आलोक नहीं जी, पा रहे हैं। जनतंत्र में पब्लिक तय करती है कि किस नेता की वो कितनी विश्वसनीयता स्वीकार करती है, और उसका सबसे बड़ा टेस्ट होता है चुनाव। तो पिछले 4 साल की बात करें आप, तो लगातार कांग्रेस पार्टी कुछ अपवादों को छोड़कर चुनाव हारती रही है। तो ये एक जनता का संदेश है कि मैं उत्तर दूंगा। आपकी पार्टी और आपके नेता जो बात कह रहे हैं उससे लोग सहमत नहीं हो रहे हैं। आप नरेंद्र मोदी पर आरोप लगा सकते हैं कि वो गलत बयानी करते हैं, उन्होंने जितना कहा किया नहीं या कुछ नहीं किया, ये सब बातें आपकी सही हो सकती हैं, लेकिन मतदाता क्यों इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं? ठीक है, आलोक जी जवाब, तुरंत जवाब। मैं उत्तर देता हूं। देखिए, मैं समझता हूं अगर सबसे पहले कहीं पर मोदी जी की हार हुई, मात्र 3 महीने के बाद बनारस में बाई इलेक्शन हुआ विधानसभा का, और मोदी जी की कंस्टिट्यूएंसी में बीजेपी का कैंडिडेट हारा। आज तक 10 लोकसभा के बाई इलेक्शन हुए, बीजेपी के प्रवक्ता भी बैठे हैं, और प्रदीप आप कहाँ तीसरा सवाल बैठे हैं? गुजरात के अलावा, अरे सर सुन लीजिए ना सर आप, अरे सर आप 3 लोग हैं, मैं अकेला हूं सर, सुनिए तो सही। मैं कह रहा हूं कि आप मुझे केवल ये बताइए, गुजरात के अलावा कौन से राज्य में इनकी सरकार रिपीट हुई? क्या गोवा में रिपीट हुई? 26 एमएलए थे, 26 से 11 पर आ गए, सीएम भी हार गया और 6 मंत्री भी हार गए। वहां पर नोटबंदी का असर नहीं हुआ। अभी तक आप उन राज्यों में जीते हैं जहां पर आपने झूठ बोला है, लंबे लंबे भाषण दिए, जहां पर आपने चुनाव शमशान और कब्रिस्तान के नाम पर लड़ा है। अभी आपने डिलीवरी के नाम पर एक भी राज्य नहीं जीता। आने वाले समय में आपका टेस्ट होगा। और आज पूरी तरह से आप कर्नाटक के अंदर आप वो भी राज्य हार रहे हैं, आप जहां पर आपकी सरकार नहीं है। जफर जी 30 सेकंड, आलोक जी विराम, जफर जी 30 सेकंड में जवाब। वहां पर दिल्ली में हारे नहीं। मोदी जी का अगर कम्युनिकेशन के आधार पर ही केवल जीत रहे हैं तो बिहार क्यों नहीं जीते, गोवा क्यों नहीं जीते, दिल्ली क्यों नहीं जीते, पंजाब क्यों नहीं जीते? दीपक जी, आप केवल वहां जीते हैं जहां 10 साल से विपक्षी सरकार है, 15 साल से है, और आपने हिंदू मुस्लिम किया है। आप मुद्दों के ऊपर एक चुनाव, जफर भाई, आलोक यादव गुजरात का चुनाव आता है तो रोंगड़िया मुसलमान याद आ जाते हैं, आसाम का चुनाव नहीं, इनको फिर मुझे ही बोलने का मौका दीजिए। देखिए आलोक जी बस आलोक जी, जफर भाई जल्दी से जवाब, टाइम नहीं है कि 2022 में डबल। देखिए मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि अपनी इनकी क्षमता जीतने की क्या है। आज ये अपनी क्षमता के बेसिस पे क्या जीत सकते हैं एक भी इलेक्शन, ये बता दे, देश के किसी कोने से भी नहीं जीत सकते हैं। इनको किसी के ना किसी के कंधे पे और बैसाखी के सहारे ये बिना जीत नहीं सकते। अगर जीतते भी है तो बिना बैसाखी के सहारे नहीं। ये इनको किसी एक का बैसाखी लेना, लेकिन आप अंदर से लोग हैं जिसका बैसाखी लेते आप देश के साथ गद्दारी करके आए हैं। बहुत व्यक्तिगत हो रहा है, मुझे यही विराम देना पड़ेगा। आज की हमारी महाबहस में इतना ही।